अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे प्रिय व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका जीवन चरित्र मराठी में एडवोकेट श्री सखाराम बलवंत निजसुरे सहजानंद अमलनेर महाराष्ट्र ने लिखा और उनकी पुत्री प्राध्यापिका पद्मा निजसुरे इन्होंने प्रकाशित किया। कालांतर में इस जीवन चरित्र को अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका के संपादक श्री त्रिभुवन सिंह जी पटेल, इनकी प्रेरणा से श्रीमती सिंधु प्रभाकर मुड़की नागपुर, इन्होंने हिंदी में उसका अनुवाद किया और वो अनुवाद हम अपने मित्रों तक पहुंचा रहे हैं। आइए इसकी चौथी कड़ी में हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके लौकिक संसार को थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, उनका स्वभाव और उन्होंने उस समय अपने जीवन को किस तरह व्यवस्थित और जिसे कहा जाएगा कि आगामी लोकोत्तर जीवन के लिए किस प्रकार तैयार किया, ये जानने का प्रयास करें। अब तक हमने सद्गुरु स्वामी श्री विशुद्धानंद जी की उनसे 1885 में भेंट हुई, उसके अनंतर जो फिर वो संसार में प्रवेश किए गृहस्थाश्रम में, उसको किस तरह उन्होंने निभाया, संपन्न किया, उसकी ओर उसको जानने का प्रयास करें। भाऊ की खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन घर की सामान्य स्थिति के कारण अंग्रेजी विद्या में घर के बड़े लोगों का अधिक प्रेम न होने के कारण पढ़ने की उम्र रहते हुए भी भाऊ की ज्यादा पढ़ाई नहीं हो सकी। लेकिन संस्थान में नौकरी मिलने के लिए उनकी पढ़ाई पर्याप्त थी और इसलिए भाऊ के लिए नौकरी ढूंढने का कार्य शुरू हुआ। 17 साल की उम्र में उन्हें साधारण नौकरी मिली, लेकिन वह अधिक दिन नहीं रही। उस समय भाऊ के पिता राव साहब लक्ष्मणराव देसाई उज्जैन, शाजापुर, आगरा इत्यादि स्थान में मालवा प्रांत में नौकरी करते थे। वे उधर ही थे और घर ग्वालियर में था। 1 या 2 साल में वे ग्वालियर आते थे। कुटुंब की पूरी जिम्मेदारी भाऊ पर ही थी और आलस और कठिनाई उनको मालूम ही नहीं था। चिड़चिड़ापन की उन्हें आदत ही नहीं थी। वे निर्भय थे। वहां से 5 मील दूर ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस मुरार में था और मनी ऑर्डर या तार करना हो तो भाऊ को वहां जाना पड़ता था। भाऊ पैदल जाकर ही अकेले ही काम करके आते थे। उस समय राव साहब के मौसेरे भाई इरेगुलर फोर्स डिपार्टमेंट में संबंधित थे। उनकी पहचान से या प्रयत्न से वे भाऊ को उस विभाग में नौकरी में लगा दिए। तत्पूर्व उस वर्ष में ही फाल्गुन महीने में भाऊ साहब का विवाह भिकाजी अंताजी ठाकुर की कन्या से संपन्न हुआ। उनका नाम जानकी रखा गया। उस काल को देखते हुए भाऊ साहब का विवाह देरी से ही हुआ। उनके वैयक्तिक
जीवन के बारे में आगे वर्णन आया है। अब दूसरी बातों पर ध्यान देते हैं। बालपन से ही भाऊ साहब में काव्य शक्ति दिखती थी। आगे वृत्त दर्पण और नवनीत का उन्होंने अभ्यास किया। इरेगुलर फोर्स में नौकरी करते समय काव्य करने का अभ्यास उन्होंने बढ़ाया था। श्री गोविंदराव खेर जी को गुण वर्णन पर श्लोक उन्होंने भेजे थे। बचपन में जानने की और करने देखने की वृत्ति हर बालक में रहती है। यह वृत्ति खेल खेलते समय दृष्टिगोचर होती है। बचपना समाप्त होकर युवा दशा में ही व्यासंग की ये वृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है और इस युवावस्था के व्यासंग में नौकरी की शुरुआत हुई, लेकिन भाऊ साहब के छंद और खिलाड़ी वृत्ति कम नहीं हुई थी। नौकरी संभालकर खाली समय में मित्र मंडली के साथ ताश, शतरंज इत्यादि वे खेलते थे और कविता, चित्र, वाचन ये भी समय निकालकर करते थे। भाऊ साहब ने नाटक के पर्दे स्वतः की कल्पना से तैयार किए और बकरी की खाल से ब्रश तैयार करके उस पर रंग कौन सा करना, यह सब कुशल कारीगरी से और मेहनत से तैयार की। उस पर दीवार पर, कपड़े पर बेलबूटा या नैसर्गिक चित्रकला में वे प्रवीण थे। उसी तरह मिट्टी के गणेश जी भाऊ साहब बढ़िया बनाते थे। आदमी का चेहरा विशेष था। आंखें कागज पर निकालने की कला उन्होंने आत्मसात की थी। बहुत दिन तक वे कृष्णराव भिकपैकाजी नागपुर वाले के पास सीखते थे। ये कला आगे फोटोग्राफी के धंधे में रीटचिंग के काम में अधिक उपयुक्त हुई। वर्तमान काल में कला की सामग्री विपुल और सस्ती हो गई और कला का उत्कर्ष भी बहुत हुआ है, लेकिन उस काल में कला की उपासना के लिए परिश्रम ज्यादा करने पड़ते थे। कालमान देखते हुए उनकी अलौकिकता स्पष्ट रूप से दिखती है। उस काल में लश्कर में कैलाशवासी नारायण दीक्षित अग्निहोत्री प्रसिद्ध और नामांकित तबला वादक थे। भाऊ साहब ने उनके पास तबला वादन का अभ्यास ताल के सूक्ष्म ज्ञान से अवान्तर लाभ हेतु या ना हो, लेकिन काव्य के लिए बहुत सहायक रहा। श्री धोंडो नारायण उर्फ नाशिककर इस नाम के गृहस्थ श्री भाऊ साहब के स्नेही थे। तबला बजाने में वे बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे नाटक के भी शौकीन थे। कोई भी नाटक कंपनी लश्कर में पधारती तो उस कंपनी के लोगों की उनसे दोस्ती हो जाती थी। धोंडो नारायण नाशिककर अपनी नाटक कंपनी के साथ लश्कर में आए थे। वे बहुत दिन तक लश्कर में रुके थे। नाशिककर की मैत्री के कारण कंपनी के श्री सर नारायण पंत और मास्टर कुछ लोगों की पहचान हो गई। वे सब मंडली शाम को श्री भाऊ साहब के यहाँ आती थी। गाना बजाना, ठंडाई पीना, खेल खेलना इत्यादि मनोरंजक कार्यक्रम रोज चलते थे। उस समय दशावतारी का खेल बहुत लोकप्रिय था और ये खेल बहुत बार होता था। भाऊ साहब उस खेल में प्रवीण थे और आखिरी में बाजी मारते थे। उस मंडली के अत्याग्रह से भाऊ साहब ने उन्हें संगीत कृष्ण लीला नाम का नाटक लिख दिया था। उस काल में इस नाटक के बहुत प्रयोग हुए और लोकप्रिय भी हुए, लेकिन यह कृष्ण लीला नाटक आज उपलब्ध नहीं है। बहुत ढूंढने से भी उस समय की कविताएं और नाटक और काव्य और नाटक का नमूना हम वाचकों के सामने रखने में असमर्थ है। इरेगुलर फोर्स में उन्होंने 3 साल नौकरी की, लेकिन स्वतंत्र और स्वाभिमानी वृत्ति के कारण वरिष्ठ लोगों से न जमने के कारण नौकरी का इस्तीफा दे दिया। उस समय भाऊ साहब इरेगुलर फोर्स डिपार्टमेंट में नौकरी पर थे। उस ऑफिस में एक मुख्य अधिकारी और उसका एक सहायक वे लोगों से उन्मत्तता से
अपने कर्मचारियों पर हुक्म करते थे, रिश्वत लेते थे। इतना ही नहीं, वे लोग सरकारी द्रव्य की हेराफेरी भी करते थे। असह्य जुल्म से लोग त्रस्त थे। उनकी पोल कब खुलेगी और वे कब दंडित होंगे, इसकी राह देख रहे थे, लेकिन कुछ मार्ग नहीं दिख रहा था। दुर्गुणी और अन्यायी आदमी से भाऊ साहब बहुत घृणा करते थे। वे चैन से नहीं बैठ सके। एक दिन उन्होंने नाटक के पर्दे के समान एक बड़ी इश्तिहार तैयार की और उसमें उन दोनों के नाम बड़े स्पष्ट अक्षर में लिखकर उनके जुल्म जबरदस्ती की कृति थोड़े में दर्शाई और ये पर्चा मध्य रात्रि में शहर में मुख्य चौक में चिपका दिया। सवेरे लोगों की दृष्टि वहां गई और ये बात आग जैसी सब शहर में फैल गई। सब दूर उसकी ही चर्चा चली। दोनों भ्रष्टाचारी के काले कारनामे सामने आए और उनकी बहुत ही बदनामी हुई। इस तरह उनको दहशत हुई और उनके जैसे घिनौने काम को रोक लगी। ये अप्रतिम युक्ति किसने की, इसका पता किसी को भी नहीं लगा। इर्रेगुलर फोर्स की नौकरी समाप्त होने के बाद थोड़े ही दिन में भाऊ साहब को पुलिस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड कीपर की नौकरी मिली। नौकरी में वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। अपना काम समय में पूर्ण करना और उनको पसंद था। उसी तरह अन्याय और अन्याय से बहुत घृणा होती थी। जो काम स्वयं को आता है वह ऑफिस के लोगों को सिखाने को वे सदा तत्पर रहते थे। जरूरत पड़ी तो सहायता भी करते थे। इस कारण उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना थी। अंदाज से 2 साल तक भाऊ साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी की। उस समय यूरोपियन अधिकारी रिश्वत लेता था। भाऊ साहब ने उनके मुताबिक काम करने से इनकार किया और इस्तीफा दे दिया। आगे के जीवन में ये सोने और चांदी की बेड़ियां उन्होंने फिर कभी नहीं लगाई। ज्यादा न सोचने वालों ने यह सुवर्ण संधि गंवा दी ऐसा कहा, लेकिन विचारवानों ने उनकी पीठ थपथपाई और इस्तीफे का निर्णय योग्य था ऐसा कहा। ईजा बीजा तीजा तीसरी बार नौकरी बंद हुई, अर्थात नौकरी के लिए अपना जन्म ही नहीं, यह सोचकर उन्होंने आगे की आयु में कभी नौकरी न करने का निर्णय लिया और आखिरी तक उसका पालन किया। नौकरी के क्षुद्र वातावरण में ही जीवन बिताने के लिए उनका जन्म नहीं था, यह सत्य है। भाऊ साहब को जब फुर्सत मिलती थी तब उनका क्या व्यासंग रहता था, ये कहना उचित होगा। उनके मौसेरे चाचा जी श्री राव जी भैया भागवत उत्तम और प्रसिद्ध वैद्यराज थे। उनसे वैद्यकीय ज्ञान भाऊ साहब ने सीख लिया और आगे भी इस ज्ञान को बढ़ाते रहे। कोई भी विद्या जानने की सुसंधि उन्होंने कभी छोड़ी नहीं। भाऊ साहब की विद्या का सबको लाभ होता और परिणाम लोक संग्रह में होता था। मंत्र तंत्र से क्या लाभ है, ये देखने के लिए उन्होंने श्री नारायण दीक्षित अग्निहोत्री से बहुत मंत्र ज्ञात किए, यथावत सिद्ध किए, लेकिन उस मंत्र तंत्र का अपेक्षित परिणाम नहीं दिखा। नौकरी पेशे में उनकी कर्तव्य बुद्धि चमकती थी, लेकिन कर्तव्य दिखाने का वहां अवसर ही नहीं था। कर्तव्यगिरी के दृष्टि से उन्होंने वह पेशा छोड़ दिया, यही उत्तम हुआ। भाऊ साहब ने मित्र मंडली के साथ वाचन मित्र समाज इस नाम की ग्रंथालय की स्थापना की। वाचनालय के इस नाम से ही उनके विचार सदैव समाज के बारे में रहते थे, व्यक्ति दृष्टि के नहीं थे, ये स्पष्ट होता है। उस समय लश्कर में श्री माधवराव वेंकटेश लेले नाम के गृहस्थ ने भी मित्रों के साथ एक वाचनालय निकाला था, लेकिन लोगों की बढ़ती हुई ज्ञान लालसा तृप्त करने के लिए भाऊ साहब ने उसमें और अधिक ग्रंथों का समावेश किया और श्री कृष्णराव रामचंद्र तेलंग, लक्ष्मण विसाजी वैद्य और रामचंद्र बाजीराव भालेराव इनकी सहायता से दिनांक 6/3/1891 में
यह ग्रंथालय और वाचनालय की स्थापना हुई। प्रथम 10 या 15 सज्जनों ने अपनी घर की किताबें और ग्रंथ इस ग्रंथालय को अर्पण किए। इस रीति से यह संस्था शुरू हुई और आगे इसका महत्व लोगों के ध्यान में आया। सदस्य बढ़ गए और वाचकों की संख्या भी बढ़ गई। उस काल में के केसरी, पुणे, वैभव, ज्ञान प्रकाश, वंगवासी, वेंकटेश्वर आदि वर्तमान पत्र और केरल काउंसिल, केरल कोकिल, सर्वदमन ये मासिक भी आने लगे थे। पुस्तक संग्रह बढ़ते बढ़ते 1000 या 800 ग्रंथ लाइब्रेरी के स्वतः के भी हो गए। यह संस्था 10-12 साल अच्छी चली। आगे युवा लड़कों ने स्थापन की हुई विद्यार्थी हितकारी संस्था सन 1902 में विलीन हुई। इस समय की एक और बात कहना आवश्यक है। वाचनालय पुस्तकों पर और अखबारों पर ठप्पा मारने के लिए एक मोहर चाहिए थी। उस काल में पुणे या बंबई से रबर स्टैम्प मंगवाना पड़ता था और जो बहुत महंगा था। इस बात के लिए रुकना भाऊ साहब के स्वभाव में ही नहीं था। उन्होंने टीन के पतरे के टुकड़े लिए और जैसा चाहिए वैसा आकार दिया। लकड़ी के टुकड़े पर बिठा के अक्षर तैयार किए। इस रीति से खुद ही स्टैम्प तैयार किया। मामूली दिखने वाली यह कृति उनकी कला कौशल और उद्योग जगत की निदर्शक है। भाऊ साहब ने उत्कृष्ट ग्रंथों का घर में ही संग्रह किया। आगे उसमें और ग्रंथों की आवक हुई। सरस्वती मंदिर नाम से यह गृह ग्रंथालय प्रसिद्ध था। स्वतः की जिज्ञासा तृप्ति से और जिज्ञासा तृप्त करने की अधिक लोगों की जिज्ञासा तृप्त करने की उनकी वृत्ति थी। हर समय नित्य उद्योगरत रहना यह भाऊ साहब की वृत्ति थी। सोनार, लोहार, पाथरवट इनके भी काम उन्होंने खुद किए। उन्होंने घर की सीढ़ियां स्वयं ही बनाई थी। सबको ही उनकी उद्यमशीलता और कौशल के प्रति प्रेम था। एक समय भाऊ साहब ने समन्वयस्क मंडल के साथ मृच्छकटिक ये नाटक करना तय किया और शिवरात्रि को इसे करके दिखाया। इस नाटक में उन्होंने शार्विलक की भूमिका की और चारुदत्त की भूमिका श्री भैयाजी नाशिकर ने उत्तम रीति से की। नाटक एक बार ही हुआ, आगे कभी नाटक नहीं हुआ। अनेक प्रकार की बातों का खुद अनुभव लेकर उनमें का रहस्य जानकर आगे चलने की उनकी वृत्ति थी। उस काल में मनुष्य स्वभाव के अनेक मामले दिखे। परिवार का भार भी धीरे धीरे आने लगा। नौकरी तो करना नहीं, ये स्वानुभव से उन्होंने ज्ञात किया। ये स्थिति में आगे क्या करना, यह प्रश्न उनके मन में बार बार आता रहा। नौकरी के अतिरिक्त ब्राह्मण जाति के लोगों को साहूकारी, जमींदारी, शास्त्री पुराणिक या कथा कीर्तन यही व्यवसाय उस काल में उपलब्ध थे। भाऊ साहब को एक भी व्यवसाय पसंद नहीं था। कुछ तो भी उद्योग करके पैसे कमाना अत्यंत जरूरी था। सच्चा पुरुषार्थी व्यक्ति इस तरह की स्थिति में भी मार्ग ढूंढ ही निकालता है। भाऊ साहब घबराए नहीं, बहुत विचार से उन्होंने मार्ग निकाला ही और परिस्थिति पर मात की। उन्हें पूर्णता से समझ आ गया था कि कुछ हुनर या कला हस्तगत किए बिना पैसा मिलना संभव नहीं है, और ये हुनर अनोखी रही तो धन लाभ अधिक प्रमाण से होगा, यह निश्चय था। फोटोग्राफी का सफल व्यवसाय। इस दृष्टि से फोटोग्राफी का व्यवसाय उन्हें अच्छा लगा और उसके बारे में ही उनके मस्तिष्क में यह विचार बार बार आने लगे। इतने में एक आकस्मिक घटना घटी। सन 1892 में प्रयाग में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन था। उस अधिवेशन में उपस्थित रहने का भाऊ साहब के साले श्री गोविंदराव गुरसराय वाले इन्होंने तय किया और भाऊ साहब को आने के लिए अत्याग्रह किया।
भाऊ साहब को भी विचार पसंद आया और दोनों प्रयाग गए। कांग्रेस का अधिवेशन देख लिया। पश्चात गोविंदराव जी को फोटोग्राफी का ज्ञान सीखने की इच्छा हुई। जल्दी ही भाऊ साहब से सलाह मशविरा करके उन्होंने एक फुल साइज कैमरा और सभी सामान खरीदा। प्रयाग की यात्रा संपन्न करके दोनों गुरसराय घर लौटे। आगे फोटोग्राफी की कला कैसी और किसके पास सीखना, ये प्रश्न उपस्थित हुआ। क्योंकि गुरुसराय छोटा सा गांव था और फोटोग्राफी की कला जानने वाला वहां कोई नहीं था। इस कारण विचार विमर्श करके भाऊ साहब ने लश्कर जाकर यह ज्ञान अवगत करना और बाद में श्री गोविंदराव जी को सिखाना, यह बात तय हुई। और सब सामान लेकर वे लश्कर पहुंचे और फोटोग्राफी का काम सीखने का प्रयास शुरू हुआ। मन में आई हुई बातों को पूरी करना यह उनके स्वभाव का वैशिष्ट्य था। उन्हें फोटोग्राफी का अपवाद कैसे होगा। उस समय फोटोग्राफी का प्रचार लश्कर में भी ज्यादा नहीं था। ये काम करने वाले सिर्फ दो आदमी थे। एक थे कृष्णाजी पैकाजी नागपुर वाले और दूसरे थे दीनदयाल। ये दोनों ही सिखाने के लिए तैयार नहीं थे। विद्या छुपाने की हिंदवासियों की वृत्ति ही है। वे अपवाद कैसे रहेंगे। अच्छा, किताबों से सीख सकते थे, लेकिन उस काल में फोटोग्राफी की किताबें सिर्फ अंग्रेजी भाषा में थी, हिंदी या मराठी में नहीं थी। इसका परिहार भाऊ साहब ने ऐसा किया कि नित्य मिलने वाले स्नेही श्री रामचंद्र बाजीराव भालेराव जी उर्फ रावजी भाऊ, इन्होंने अंग्रेजी किताब पढ़कर दिखाना और उसका मराठी भाषांतर करके उनसे काम चलाना। भालेराव जी को फोटोग्राफी की थोड़ी जानकारी भी थी। वैसे ही दूसरे स्नेही श्री जिनकर राव ढवले जी, इनको भी थी। इन दोनों की मदद से फोटोग्राफी के कार्य का प्रारंभ हुआ। प्रथम भाऊ साहब भालेराव जी ढवले जी और रामचंद्र यशवंत बांडे, इन्होंने मिलकर प्रारंभ किया, लेकिन तीनों गृहस्थ नौकरी में थे। उससे उन्हें समय नहीं मिलता था। अकेले अपने चरित्र नायक भाऊ साहब स्वतंत्र थे। इस कारण ये अपना बहुत समय इस कार्य में व्यतीत करते थे। फोटोग्राफी का कार्य सुलभ नहीं था, परिश्रम और खर्चा अधिक था। उस काल में इस काम को लगने वाले साधनों की सुगमता ही नहीं थी। ड्राई प्लेट प्रोसेस प्रचार में नहीं थी। वेट प्लेट पद्धति से सब काम करते थे। खाली प्लेट पर मसाला लगा के वह गीली प्लेट पर ही फोटो लेते थे। आज जैसी सुविधा उस काल में नहीं थी। फोटो छापने के पेपर भी आज जैसे अनेक प्रकार के नहीं मिलते थे। ऑल ह्यूमनाइज्ड पेपर पर सिल्वर सॉल्यूशन पर घर में ही चढ़ाकर तैयार करने पड़ते थे। प्लेटिनो टाइप और ब्रोमाइड पेपर के एक दो नमूने मिलते थे, लेकिन वे बड़े महंगे पड़ते थे। इस कारण प्रचलन में कम थे। भाऊ साहब ने अत्यंत परिश्रम करके फोटोग्राफी की कला हस्तगत की। 1 साल तक घर में ही अनेक नैसर्गिक फोटो निकाले और घर के अनेक व्यक्तियों के भी फोटो निकाले। उसमें कौशल्य संपादन किया। संकल्प और संकेतानुसार उन्होंने संवत 1950 में फोटोग्राफी की दुकान शुरू की और इस उद्योग पर आजीविका चलाने की तैयारी की। योग्य लगेगा वही करने का अपना निश्चय दिखा दिया। उस समय के ब्राह्मण समाज और सुधारकों की मानसिकता ध्यान में लिए बिना उनके धैर्य और दृढ़ निश्चयी स्वभाव की अच्छी कल्पना नहीं आ सकती। संस्थान का उस समय का काल ऐसा था कि दक्षिणी ब्राह्मण, भिक्षुक, वैदिक और कुछ थोड़े साहूकार थे। बाकी लोगों का उदर निर्वाह का व्यवसाय नौकरी ही था। नौकरी के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय या उद्योग करना अपराध समझा जाता था। उद्योग धंधे की यह उदासीनता ब्राह्मण समाज के रोम रोम में भरी थी। लोगों की टीका के डर से नौकरी करना ही सब पसंद करते थे। धंधे के तरफ कोई जाता ही नहीं था। लश्कर शहर में
उस जमाने में दो ही दुकानें ब्राह्मण चलाते थे। एक थे रामभट्ट फड़के उनका पुस्तकों का दुकान, और दूसरे थे अंतोपाजी का अगरबत्ती कुमकुम जनवी की दुकान। ये दोनों ही दक्षिण से आए थे, संस्थान के मूल निवासी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ये साहस किया। तात्पर्य, फोटोग्राफी का हल्के दर्जे का धंधा भाऊ साहब के इष्ट मित्रों को भी पसंद नहीं था। इससे लौकिक बढ़ने वाला नहीं, ऐसा उनका अभिप्राय था। पिताजी के अतिरिक्त किसी भी संबंधियों को यह कल्पना पसंद नहीं आई। यदि कलेक्टर के बेटे ने बूट बेचने की दुकान शुरू की तो कैसा लगेगा। वैसे ही तहसीलदार जैसे बड़े पद पर नौकरी करने वाले पिता के पुत्र थे। यह सामान्य धंधा करना उन लोगों को उचित नहीं लगा। भाऊ साहब को सभी ने समझाया। उनको धंधे में यश आता तो सबकी बोलती बंद हो जाती, लेकिन अपयश आया तो मुंह छिपाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसी कसौटी की बात थी। उस समय राव साहब नौकरी में नहीं थे। इतने बड़े परिवार का उदर निर्वाह इस नए धंधे से चलाने की उम्मीद रखना ये बड़ी हिम्मत की बात थी। भाऊ साहब ने सब झूठी कल्पना को ठुकराकर कोई भी निंदात्मक टिप्पणी को दुर्लक्षित करके ये फोटोग्राफी का व्यवसाय यशस्वी किया। कोई निंदा करे या स्तुति, उनके तरफ ध्यान न देते हुए स्वहित जिसमें है वही करना। उत्तर आयुष्य में उन्होंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव लिया था। सर्वप्रथम छोटे बालकों का राम लक्ष्मण के भेष में फोटो निकाला। सब मंडली में उसका प्रसार हुआ और भाऊ साहब को थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा। लोग बोलते थे नाई की पेटी चली। उस पर वे कहते थे कि कुछ भी कहो, मैं पेट के लिए काम करता हूँ। लश्कर शहर में फोटो का काम नया ही था, इस कारण जनता में और सरदार मंडली में फोटो निकालने की उत्सुकता बढ़ने लगी और फोटो निकालने वालों की संख्या बढ़ने लगी। भाऊ साहब के अच्छे काम की तारीफ होने लगी। सरदार मंडली में कई जनों को फोटोग्राफी का काम सीखने की सहज इच्छा हुई। प्रथम श्री गणपतराव माहुरकर जी ने भाऊ साहब के पास काम सीखना प्रारंभ किया और थोड़े ही दिनों में वे काम करने लगे। उनके अनंतर श्री अप्पाजीराव शितोले अंकलीकर और कर्नल बलवंतराव सुर्वे ये दोनों काम सीखने लगे। यह त्रिवर्गों ने बहुत द्रव्य खर्च किया। भाऊ साहब ने अनेकानेक नई नई वस्तुएं मंगवाकर साफ और सुंदर काम करके दिखाए। परस्पर सहकार्य का प्रयोग और उपयोग बहुत हुआ और शिष्य भी अच्छी तरह से तैयार हुए। गुरु भी अनेक प्रकार के अनुभव ले सके। आगे भी बहुत सारे लोगों ने यह विद्या ग्रहण की। भाऊ साहब ने भी मुक्त हस्त से उन्हें फोटोग्राफी का ज्ञान प्रदान किया। स्वाभाविक रीति से उनका शिष्य समुदाय बढ़ने लगा। लोक कल्याण की विधि, लोक कल्याण की विद्या बांटते ही रहना, ये उनका तत्वज्ञान मनोमन दर्शित होता है। काम बढ़ने से दुकान का व्यापार भी बढ़ने लगा। धन प्राप्ति भी अच्छी होने लगी। परिवार का योगक्षेम अच्छी तरह से होने लगा। ये देखकर विरोधियों की बोलती बंद हो गई और वाक प्रहार बंद हुआ। इतना ही नहीं, निंदा करने वाले भी स्वतंत्र धंधे की और उसे चलाने वाले भाऊ साहब की प्रशंसा करने लगे। जन है दूतोंडी सावज, अर्थात लोग दोनों तरफ से बोलते हैं, इसका अच्छी तरह अनुभव आया। इस तरह फोटोग्राफी के कार्य का पूरा अनुभव लेने के पश्चात और धंधे में अच्छा स्थैर्य आने के बाद पूर्व संकेतानुसार भाऊ साहब गुरुसराय गए। वहां श्री गोविंदराव खेर जी को फोटो निकालने का काम सिखाना शुरू किया। कुछ दिन वहां निवास करके श्री गोविंदराव जी को सब जानकारी उपलब्ध कर दी, लेकिन अपना व्यवसाय संभालकर गोविंदराव जी को यह काम पसंद नहीं आया और उन्होंने ये धंधा समाप्त किया। फोटोग्राफी के व्यवसाय निमित्त गुरुसराय से
भाऊ साहब बुंदेलखंड के छोटे छोटे राज्यों में गए। इस कार्य की उनकी पहली ही ये यात्रा थी। चरखारी, बिजावर, टीकमगढ़ इत्यादि स्थानों में जाकर राजगृह और प्रजा के फोटो निकालने का काम किया। उन्हें द्रव्य प्राप्ति भी यथायोग्य हुई। उस काल में फोटो का चलन नया था, इस कारण उत्तम धन लाभ होना अपेक्षित ही था। इस तरह 4-6 महीने रहकर 4-6 महीने सफर करके भाऊ साहब लश्कर में वापस लौटे।